नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आप जानते हैं मेरे YouTube चैनल पर पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो के साथ प्रेरणात्मक प्रसंगों के और शैक्षणिक महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात समानता के सिद्धांत को संविधान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया और इसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि समाज के दुर्बल वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें विशेष प्रकार के संवैधानिक प्रावधान से सुरक्षा दी जाए, जिससे उनके विकास के लिए उनको पर्याप्त अवसर मिल सकें। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में ये कहा गया कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषण से बचाएगा। भारतीय संविधान धर्म, वर्ग, लिंग, जाति, प्रजाति एवं जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। वह इनमें से किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारते हुए सभी के लिए समान अधिकारों, मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, मान्यता और धर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का आश्वासन देता है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके सामाजिक विकास में जो बाधाएं हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए अनेक प्रकार की संरक्षणात्मक व्यवस्थाएं की गई हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व राज्य के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाने के लिए राज्य को सुरक्षा करने का, उनकी सुरक्षा करने का, उनके सुरक्षात्मक उपाय करने का निर्देश देते हैं। संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण और विकास संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि केवल संरक्षण देने मात्र से ही अनुसूचित जनजातियों का कल्याण नहीं हो सकेगा, वह राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। इसके लिए उनके लिए संरक्षण के साथ साथ उनके लिए विकासात्मक प्रावधान किए गए ताकि उनका बहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सके और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए दो प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। संरक्षी प्रावधान जनजातियों के हितों की सुरक्षा करते हैं और विकासी प्रावधान, यह प्रावधान उनको विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं, अवसर उपलब्ध कराते हैं। संविधान में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है उसमें शैक्षणिक उन्नति के लिए एक विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक उन्नति के लिए राज्य को, सरकार को विशेष प्रकार के प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। शैक्षणिक संस्थाओं में इनके निर्बाध प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) के अनुसार किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक या एक से अधिक आधारों पर वंचित नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकारों को शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए जनजातियों के क्षेत्रों पर, जनजातियों पर विशेष ध्यान देने का उत्तरदायित्व दिया गया है। अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने, उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करने का निर्देश देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार जनजातियों की शिक्षा
और आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को दिया गया है। जनजातियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 350 पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षण का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान जनजातीय कल्याण की विशेष व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत जनजातीय कल्याण एवं उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। संविधान के 12वें भाग के अनुच्छेद 275(1) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को जनजातीय कल्याण एवं उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है और यह राशि उचित होना चाहिए जो उनके विकास के लिए पर्याप्त हो। जनजातियों के लिए आरक्षण, संरक्षण और समानता से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान में है। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, संरक्षण और समानता के संबंध में विशेष प्रावधान करती है। इस अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर बाकी राज्यों में लागू होते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की सुविधा है। इन राज्यों में आदिवासी समुदायों को सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कानून बनाने और केंद्र सरकार से उसके संबंध में आवश्यक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। जनजातीय कल्याण मंत्रालय स्थापित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 में आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातियों की कल्याण की दृष्टि से स्वतंत्र जनजातीय कल्याण मंत्रालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। जनजातियों की आर्थिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन को समानता के स्तर पर लाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 46 में जनजातियों की शैक्षणिक उन्नति के साथ उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा राज्य का विशेष कर्तव्य निर्धारित किया गया है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को समानता के स्तर पर लाने के लिए काम करने का निर्देश देता है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान भारतीय संविधान में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हर साल भारत की जो संचित निधि है उससे अनुदान सहायता दी जानी चाहिए। इसकी गारंटी संविधान देता है। इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, संपर्क, बिजली और आवास जैसी बुनियादी ढांचा विकास सुविधाओं के प्रावधान का निर्देश है। प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अनुसार लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर निश्चित सीटें सुनिश्चित की गई हैं और यह आरक्षण की व्यवस्था आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है, जो एक समयावधि तक सीमित थी। यह आरक्षण व्यवस्था वर्तमान में 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। मताधिकार की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार सभी को समान प्रकार से मताधिकार की व्यवस्था की गई है, मताधिकार दिया गया है। पंचायतों में आरक्षण अनुच्छेद 243D पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। सेवा सुरक्षा उपाय के अंतर्गत शासकीय सेवाओं में जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 16 की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं और शासकीय सेवाओं में जनजातियों के व्यक्तियों के लिए पद निश्चित किए जाने की व्यवस्था है।
ये अनुच्छेद राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। पदोन्नतियों में आरक्षण अनुच्छेद 16(4)(a) राज्यों को अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान की अनुमति देता है यदि उस क्षेत्र विशेष में, उस राज्य विशेष में राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य सेवाओं में जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व संविधान के अनुच्छेद 335 के द्वारा इस आशय की व्यवस्था की गई है कि यदि राज्य सेवाओं में जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसी दशा में राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक नियुक्तियों को करते समय जनजातियों के हितों का ध्यान रखे। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत अस्पृश्यता की समाप्ति। संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकता है। देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार सबको समान रूप से प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19(5) भारत के सभी नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार देता है। हालांकि इस अधिकार पर सामान्य जनता के हित में या किसी व्यक्ति के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी की समाप्ति। अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरों को समाप्त करता है, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करता है। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने से संबंधित है। मानव तस्करी और जबरन श्रम करवाना भी इसमें प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। बाल श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदान या खतरनाक गतिविधियों में काम करने से मनाही है। काम करने से ये प्रावधान प्रतिबंधित करता है, रोकता है। जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। जनजातियों के प्रशासन और कल्याण कार्यों के लिए राज्यों को विशेष निर्देश देने का अधिकार है। अनुच्छेद 339 के द्वारा राष्ट्रपति कभी भी अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और कल्याण संबंधी रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और कल्याण कार्यों के लिए राज्यों को विशेष प्रकार के निर्देश देने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार दिया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जातियों के संरक्षण और विकास से संबंधित प्रावधानों को बहुत प्रभावपूर्ण बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 1989 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचारों का रोकथाम अधिनियम पास किया, जो पूरे भारतवर्ष में 30 जनवरी 1990 से लागू हो गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम 1990 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 338 में जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति के स्थान पर एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाने का प्रावधान किया गया है। इस आयोग को ऐसे सभी अधिकार दिए गए हैं जिनकी सहायता से जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए आवश्यक योजनाएं तैयार की जा सके, उन्हें लागू किया जा सके, विभिन्न राज्यों को आवश्यक सलाह दी जा सके। राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य होंगे और राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। आयोग का कर्तव्य है कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षा संबंधी उपाय एवं उनके अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों की जांच कर सकेगा। आयोग जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास योजनाएं जो बनती हैं उसकी प्रक्रिया में भाग लेगा, सलाह देगा। आयोग संघ और राज्यों में जनजातियों के विकास की प्रगति की समीक्षा कर सकेगा। आयोग अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक अथवा अन्य समुचित समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को उस पर की गई कार्यवाही
अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करने के लिए अपने ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे। यदि प्रतिवेदन का कोई भाग किसी राज्य सरकार से संबंधित है तो उस प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को प्रेषित की जाएगी और उस राज्य के राज्यपाल उस प्रतिवेदन को उस पर की गई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करने के लिए अपने ज्ञापन सहित राज्य की विधानसभा या विधानपालिका के समक्ष रखवाएगा। इन सब प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं।